तो आज की इस वीडियो में हम जिस सीरीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो टीवी सीरीज़ की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बनने वाली सीरीज़ में से एक है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो कि रिसेंटली अमेजॉन प्राइम के ऊपर आई है और बताया जा रहा है कि अब तक की बनने वाली सीरीज़ में से सबसे ज़्यादा महंगी और कॉस्टली सीरीज़ है ये। जिसका मैं अगर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देता चलूँ तो इसके पूरे के पूरे सिर्फ राइट्स को अक्वायर करने के लिए अमेजॉन के ऑनर ने $250 मिलियन की डील करी है ताकि वो इसके ऊपर एक सीरीज़ बना सके स्टैंड अलोन और उसको प्रीक्वल को जो एक्सप्लोर कर सके। इसके अलावा बताया जाता है कि इसका एक एक एपिसोड जो 50 to 60 मिलियन डॉलर के आसपास कहीं बना है। अब ये बजट जो है टीवी सीरीज़ के वाले से बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हेडलाइंस मशहूर हो गई थी कि $30 मिलियन का जो है स्ट्रेंजर थिंग्स का एपिसोड बना है, जो कि सबसे महंगा माना जा रहा है और लिटरली ये उस पूरे के पूरे नंबर का डबल है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी महंगी ये सीरीज़ बनी है, जिसके अंदर 8 एपिसोड्स तकरीबन 1 से सवा घंटे के हैं। लेकिन जैसा कि मैं एक लॉर्ड ऑफ द रिंग फैन हूँ और मैं इसकी मूवीज़ को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो मैं इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था और देखना चाह रहा था कि आखिरकार उन्होंने इतना पैसा जो लगाया है वो कहाँ पे लगाया है, क्या उसको उन्होंने वेस्ट कर दिया है या सिर्फ इसको हेडलाइन बनाने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा करा है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ रिंग्स ऑफ पावर का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले इसकी पूरी की पूरी ओवरऑल स्टोरी और थीमिंग की बात करें तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इसकी स्टोरी और इसका जो पूरा का पूरा वाइब है सीरीज़ का, ये आपको बिल्कुल इस बात को मेक श्योर करवा देगा कि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग फ्रेंचाइज की ही कोई ना कोई स्टोरी देख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिक बात लॉर्ड ऑफ द रिंग की मूवीज़ की ये थी कि उसके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी उस टाइम के हिसाब से। उसका एक अपना ग्लो था, उसकी अपनी एक पूरे के पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक्स थी, थीम्स थी, सिनेमेटोग्राफी थी, जो कि उसको बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग कर रही थी। और लॉर्ड ऑफ द रिंग की 3 मूवीज़ जो है अक्सर हैरी पॉटर के 8 पार्ट के ऊपर भी भारी पड़ जाती है अगर आप उनके फैन से आर्ग्यू करने में लग जाएं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग के पूरे वाइब को एक्वायर कर पाए इस टीवी सीरीज़ के अंदर? तो मेरा जवाब है हाँ। मेरे ख्याल से उन्होंने मूवीज से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीरीज़ के अंदर उस पूरे के पूरे वाइब, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स को अचीव किया है। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उन्होंने जो बजट इस्तेमाल करा है 60 से 50 मिलियन डॉलर का, वो सीरीज़ को जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। इस सीरीज़ के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो उसके ग्राफिक्स हैं, वो इस लेवल के ऊपर हैं कि आप इसको किसी भी जो है फ्लैगशिप मूवी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह की मेरा मतलब है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और रिसेंटली अभी ब्लैक एडम और डीसी की दूसरी मूवीज़, जिसको आप पीक मानते हैं विजुअल इफेक्ट्स के अंदर, आप उससे डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो आप फ़र्क नहीं बता पाएंगे कि ये एक मूवी है या टीवी सीरीज़ है। और इसीलिए इसका बजट मेरे हिसाब से जस्टिफाई होता हुआ मुझे नजर आता है। लेकिन हम इस पूरी की पूरी सीरीज़ को सिर्फ इसके विजुअल्स के लिए तो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसके कैरेक्टर्स के लिए और उसकी स्टोरी के लिए। अब रही बात स्टोरी की, तो उसकी स्टोरी जो है वो एक प्रीक्वल स्टोरी है। जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ को देखा वो जानते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो ये उसी के हिस्ट्री के कुछ पुराने पार्ट्स को डिस्कवर करेगी जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की रिंग्स बनी नहीं थी, और किस तरीके से वो रिंग्स बनेंगी, किस तरीके से सौरन इस्तेमाल करेगा, किस तरीके से वो सारी की सारी बैटल होंगी, उसी सारी की सारी चीज़ों को इस टीवी सीरीज़ के अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा। और अभी पहले सीजन के अंदर उस स्टोरी को सिर्फ 10% ही छुआ गया है। और मैं कहूँगा कि इसकी पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं जो उसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल हैं, जिसको मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने इंटरनेट पर रिसर्च ज़रूर करी थी और उसके हिसाब से कुछ फैंस इसको लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। अब सच कहूँ तो मैं क्योंकि सिर्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग की मूवीज़ को देखकर आ रहा हूँ, उसकी बुक्स को नहीं पढ़कर आ रहा, तो मुझे ये चेंजेस इतनी ज़्यादा इफेक्ट होते हुए नज़र नहीं आ रही मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस करी हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। अब कैरेक्टर्स की अगर बात हो रही है तो उसकी मूवी की जो मेन लीड हमारे पास है वो गैलाद्रियल है, जो कि बेसिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एल्फ का, और यहाँ पे तो उसका समझ लीजिए एक मेन रोल है। अब मैं कहूँगा कि उसके कैरेक्टर के इस वाले रूप के अंदर और मूवीज़ वाले रूप के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी पूरी की पूरे बात करने का तरीका, उसके एक्शंस लेने का तरीका, हर चीज़ बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट है और इसी बात को लेकर फैन सबसे ज़्यादा अपसेट है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो उन्होंने चेंजेस कैरेक्टर के साथ करी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। इस मूवी के अंदर जो हमने गैलाद्रियल का कैरेक्टर को देखा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाता है और वो लड़ने मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जबकि लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ के अंदर वो एक तरह के मेंटर का रोल प्ले करती है, काफ़ी ज़्यादा काम होती है और बातों के जरिए चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि अगर हम एक प्रीक्वल को देख रहे हैं तो हमें एक कैरेक्टर डेवलपमेंट तो दिखानी ही चाहिए, क्योंकि एक इंसान हमेशा शुरू से एक जैसा नहीं रहता है। जब मैं 10 साल का था तो मैं अलग मस्तियाँ करता था और अब 20 साल का अलग मस्तियाँ करता हूँ। मतलब मस्तियों में फ़र्क हो जाता है ना, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो हम यहाँ पे जिस कैरेक्टर की बात करें वो एक एल्फ है, जो कि लिटरली हज़ारों 200 साल 500 साल तक जिंदा रहते हैं। तो इतने बड़े टाइम पीरियड के अंदर उनके कैरेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा चेंजेस होंगी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने उस कैरेक्टर को बिल्कुल ही चेंज कर दिया और आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि वो कैरेक्टर वही है जिसको हमने मूवीज़ के अंदर देखा था।
इसके अलावा बाकी की जो कास्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है मैं कहूँगा इस मूवी की। इसके कैरेक्टर्स के ऊपर अच्छी खासी डेवलपमेंट की गई है, खासकर यहाँ पे जो ड्रॉप्स की पूरी सिटी दिखाई गई है, उसके विजुअल्स सारे के सारे ड्रॉप्स की CGI ऐसा लगेगा ही नहीं दोबारा से मैं कहूँगा कि टीवी सीरीज़ आप देख रही हैं। इसके अलावा एल्फ और ड्रॉप्स की जो दोस्ती का रिलेशनशिप उन्होंने दिखाया वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसको हमने मूवीज़ में टीज होते हुए देखा था, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा। इसके अलावा लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ के कुछ ज़बरदस्त तरीके के ईस्टर एग रेफरेंसेस इस सीरीज़ के अंदर मौजूद हैं, जो कि अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ को देखकर आ रहे हैं तो उसके दरमियान और आपका एक लिंक बना रहेगा। तो ओवरऑल अगर स्टोरी देखा जाए इस पूरी की पूरी सीरीज़ की तो मैं ये कहूँगा कि स्टोरी इसकी शुरू में बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। आप शायद अगर इसके फ़ैन नहीं हैं तो आपको उसको 1-2 एपिसोड देखने के बाद बोर हो जाएंगे और बंद कर देंगे। लेकिन जब सीरीज़ के हम हाफ के ऊपर पहुँचते हैं तो उसके बाद से जो एंडिंग के 4 एपिसोड हैं वो काफ़ी फास्ट पेस के ऊपर चलते हैं और स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं ये कहूँगा कि इसकी एंडिंग जो फिनाले था वो उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस पूरे के पूरे सीजन को काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अमेजॉन प्राइम ने $250 बिलियन में इस पूरी की पूरी सीरीज़ के सिर्फ राइट्स को अक्वायर करा है और एक एपिसोड $50 से $60 मिलियन का बन रहा है। तो वो इसके अच्छे खासे सीजन्स को बनाएंगे, मेरे हिसाब से भी 8-10 सीजन तो कहीं नहीं गए, ताकि उन्होंने जो ये पैसा लगाया इसके ऊपर उसको वो दोबारा जो है कैशबैक कर सकें। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टोरी को वो काफ़ी ज़्यादा स्लो लेके चलने वाले हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, जिन्होंने इसकी मूवीज़ नहीं देखी है, तो क्या ये सीरीज़ उनके लिए है? क्या वो उसको देख के एंजॉय कर पाएंगे? तो मेरा जवाब यहाँ पे है कि बिल्कुल। अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ नहीं देखी है, आपने आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसके बावजूद भी अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो सीरीज़ के अंदर अपनी इतनी ज़्यादा ओरिजिनल हिस्ट्री मौजूद है कि आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और इन सॉर्ट ऑफ अ वे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग देखी भी है उनके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पॉइल हो चुकी हैं, क्योंकि ये सीरीज़ उसका प्रीक्वल है। आप जानते हैं कि इस कैरेक्टर के साथ आगे क्या होने वाला है, कौन सा कैरेक्टर जिंदा रहेगा, कौन सा कैरेक्टर मरेगा। लेकिन जिन्होंने उन मूवीज़ को नहीं देखा उनके लिए टोटल मिस्ट्री है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस पूरे के पूरे जॉनरा के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो कि फैंटेसी का हो गया, मिडिवल टाइम्स का हो गया, वॉर का हो गया, मिडिल अर्थ का हो गया, हैरी पॉटर स्टाइल का हो गया, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर एंजॉय करेंगे ही। इसी के साथ इस सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि विजुअल इफेक्ट्स, मैं शायद तीसरी बार इस वीडियो में इसका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली शी-हल्क के एपिसोड्स को बहुत मुश्किल से खत्म कर आ रहा हूँ और उसकी CGI और इसकी CGI को आप जब कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्या मास्टरपीस दिखा दिया है। इसकी CGI लिटरली मूवीज़ के लेवल से भी ऊपर की नजर आएगी आपको किसी किसी सीन्स के अंदर। आपको फील नहीं होगा कि आप एक टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, ये आपको मूवी एक्सपीरियंस देने वाला है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं और इस वीडियो के अंदर मैं सीरीज़ को रेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सीरीज़ जो है वो रेटिंग के लिए बनी ही नहीं है। हर आदमी जो है इसको अपने अलग एक पर्सपेक्टिव से देखेगा और ये हर किसी के लिए सीरीज़ नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग ने अगर इस सीरीज़ को देख लिया तो मुझे कमेंट डाउन करके अपना रिव्यू जरूर बताएगा कि आपको ये कैसी लगी है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इस सीरीज़ को देखने का एक शॉट देंगे तो उसके बाद भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा था। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां हम इसी तरह मार्वल, DC, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और दुनिया भर के पॉप कल्चर के ऊपर बात कर ही रहे होते हैं। और इसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, जहां पे हम इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट शेयर कर ही रहे होते हैं। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।